तो बच्चों यहाँ पर हम जो कर रहे हैं 2024 का सैंपल पेपर पर कर रहे हैं। SQP पेपर है आपका सैंपल पेपर। तो इससे पहले के हमने वीडियो के पार्ट 1 में 1 से लेकर 12 तक के MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम यहाँ पे उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका चल रहा है सेक्शन ए, और आप समझ ही रहे कि ये 2024 का स्पेशली सैंपल पेपर है। तो यहाँ पे हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आगे कंटिन्यू करते हैं 13 से। तो देखिए 13 से लेकर 16 तक के जो क्वेश्चन है वो आपको असर्शन और रीजन के दिए गए हैं। और मैं समझता हूं कि असर्शन और रीजन के बारे में आपको नॉलेज होगी, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि असर्शन और रीजन में, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 13, तो इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पे असर्शन और रीजन दो ऑप्शन दिए जाते हैं और इस ऑप्शन के बेस पे ये चारों में से एक को टिक करना होता है। तो अगर यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और साथ के साथ जो रीजन है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी देता है, तो आपका ऑप्शन ए हो गया। और दोनों ट्रू है लेकिन इसका आपस में एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, इट मींस कि रीजन जो है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी। और तीसरा क्या हो गया, अगर असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है तो सी, और यहाँ पे हम कहे दोनों ही फॉल्स है तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट करना होता है। तो चलिए क्वेश्चंस को हम पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। फॉर द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम जब किसी मेटल सरफेस पे डालते हैं तो उससे क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इमिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन इससे क्या होते हैं बच्चों, बाहर निकल के आते हैं। लेकिन ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी मैं समझाने के लिए ले लेता हूँ कि मान ली कि 10 हर्ट्ज मेरे पे एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं इस पे ऐसा रेडिएशन फायर करता हूँ जिसकी फ्रीक्वेंसी 9 हर्ट्ज है, तो बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे क्योंकि इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 10 हर्ट्ज। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है फ्रीक्वेंसी का जिसके इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकता है वो उसकी कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि रेडिएशन जो हम डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो ये बात बिल्कुल सही है। और इसके आगे ये भी लिखा है इन्होंने कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये भी बिल्कुल सही है। जितनी हाई पावर का रेडिएशन डालेंगे उतनी ज्यादा वो करंट बनेगी क्योंकि उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और इलेक्ट्रॉन ही के कारण करंट प्रोड्यूस होती है। तो इस हिसाब से बच्चों देखें तो यहाँ पे असर्शन इज जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों, रीजन की। तो यहाँ पे रीजन के बारे में देखें बच्चों तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ क्वांटा। तो क्वांटा क्या होते हैं इससे पहले मैं आपको क्वांटा भी बता देता हूं। जो हम रेडिएशन फॉल करते हैं, रेडिएशन जो हमारे पास आते हैं वो एक पैकेट्स के रूप में एनर्जी होती है जिसको हम फोटोन कहते हैं, यही हमारे क्वांटा कहलाते हैं और इसकी एनर्जी होती है एच न्यू। तो जितनी ज्यादा ये एनर्जी होगी उतने ज्यादा ये ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सरफेस क्या करेगी, एब्जॉर्व करेगी यहाँ पे। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व करोगी उतने ज्यादा यहाँ से बच्चों क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इमिट होंगे। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वही फ्लो करेंगे किसको, करंट को, जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपकी पास होगी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपकी अगर एनर्जी ज्यादा रेडिएशन की फॉल कर रहे हैं तो वो ज्यादा मेटल सरफेस क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनों को एब्जॉर्व कर रही है और उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रही है, इमिट कर रही है और उतनी ज्यादा करंट आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट बन रही है। तो यहाँ पे हम कहें कि ग्रेटर नंबर ऑफ एनर्जी से नंबर जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन इमिट भी ज्यादा होंगे जिसके कारण करंट भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ये इसका ये फोटो करंट का भी रीजन बता रहा है, तो इसका मतलब रीजन जो है वो असर्शन से क्या बच्चों यहाँ पे कनेक्ट है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो रीजन आपका ट्रू है और साथ के साथ ये आपका क्या दे रहा है बच्चों, उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपका ऑप्शन हो गया ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे असर्शन जो दे रखा है यहाँ पे कि पुटिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर स्लैब को अगर हम फिजिकली कांटेक्ट करते हैं यानी कि पास में रखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के स्लैब के पास तो क्या उससे पीएन जंक्शन फॉर्म होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं पीएन जंक्शन में आप पढ़ भी चुके होंगे कि यहाँ पे पी में क्या होते हैं बच्चों, होल्स होते हैं जिसको व्हाइट सर्कल से दिखाते हैं, और एन में क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम बच्चों यहाँ पे डार्क सर्कल से दिखाते हैं। तो ये पी टाइप और ये एन टाइप। अब यहाँ पे जब इसको पास में रखते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये नेगेटिव, तो इनमें अट्रैक्शन होता है तो ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं।
तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या हम इनको पास में रखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर मूव कर जाएंगे और मूव करने पे उससे पीएन जंक्शन बन जाएगा। ये इनका यहाँ पे मतलब पूछा जा रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे पास इंडिविजुअल एक पी है होता है और एक मान लीजिए एन है, तो ये इंडिविजुअल में यहाँ पे सरफेस क्या हो जाती है, रफ हो जाती है। किसी भी चारों तरफ से इसकी सरफेस क्या हो जाती है, रफ हो जाती है पी और एन की, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं एयर में कई चीजें प्रेजेंट होती है, डस्ट के पार्टिकल, अदर चीजें होती है, जिसके कारण यहाँ पे एक हल्की सी लेयर डेवलप हो जाती है। और जब हम इनको आपस में कांटेक्ट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन जो होल है वो आपस में मिल नहीं पाएंगे, उनके बीच में कोई फोर्स नहीं लग पाएगा, जिसके कारण यहाँ पे कोई पीएन जंक्शन फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ए असर्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर हम डायरेक्टली इसको फिजिकल कांटेक्ट में रखते हैं पी और एन को, तो वो वहां पे पीएन जंक्शन फॉर्म नहीं कर सकता। तो ये हिसाब से ट्रू है। अब सेकंड क्या है आपसे रीजन भी इसका देखिए, यहाँ पे क्या बताया इन्होंने कि सरफेस रफ है, इसलिए रफ सरफेस के कारण जो चार्ज है वो कैरी नहीं कर पा रहे। तो ये भी इसका बिल्कुल सही है। और साथ के साथ यहाँ पे कि बच्चों क्या बता रहा है, इसका ये एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो इसमें भी ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट है। 15 क्वेश्चन पे आते हैं। 15 क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन हैज अ हायर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज एट लोकेशन एसोसिएट विद अ नेगेटिव वैल्यू पोटेंशियल एंड हैज अ लोअर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द लोकेशन एसोसिएट विद द पॉजिटिव पोटेंशियल। चलिए मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल का। पोटेंशियल क्या होता है, V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। और अगर मैं इससे W निकाल लूं बच्चों तो W बराबर कितना हो जाएगा, V Q हो जाएगा। W की जगह हम एनर्जी यूज कर सकते हैं U, और Q की जगह यहाँ पे जैसे कि इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E लिख लेता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा V इंटू ई। तो बच्चों इसी के बिहाफ पे मैंने यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला लिखा है, U बराबर कितना, QV, U बराबर QV। तो ये बच्चों U बराबर QV इसी से आया है यहाँ पे आपका। अब यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है आपसे, हायर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो U यहाँ पे देखिए मैं मतलब भी लिख देता हूँ। U का मतलब यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, Q का मतलब चार्ज है, और V का मतलब यहाँ पे क्या आपका पोटेंशियल है। तो यहाँ पे बच्चों कहा जा रहा है कि हायर पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब नेगेटिव वैल्यू पोटेंशियल की ले। तो यहाँ पे हम वैल्यू पोटेंशियल की नेगेटिव लगा के देखते हैं कितना आता है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसकी नेगेटिव वैल्यू ली है यहाँ पे, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। और नेगेटिव नेगेटिव मिलके, ये दोनों नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएगा। और पॉजिटिव हो जाएगा तो ये एनर्जी हमें कैसी मिलेगी, पॉजिटिव में। और पॉजिटिव का मतलब होता है हायर पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे बच्चों कहा जा रहा था कि हायर पोटेंशियल एनर्जी होगी अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं पोटेंशियल की, जैसे कि हमने यहाँ पे नेगेटिव ली है, और साथ में इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये बात बिल्कुल ट्रू हो गई। अब आगे की बात भी कर लेते हैं। वो कह रहा है कि लोअर पोटेंशियल एनर्जी होगी कब, जब हम पोटेंशियल को पॉजिटिव ले। अब इसी फॉर्मूले में हमने क्या किया, पोटेंशियल को हमने बच्चों यहाँ पे क्या लिया, पॉजिटिव लिया, और इलेक्ट्रॉन तो हम जानते हैं कि नेगेटिव में होता है। तो अब ये बन के देगा आपका नेगेटिवली, और नेगेटिव होने के कारण एनर्जी अगर माइनस में आ रही है तो वो आपको क्या शो करेगी, लोअर पोटेंशियल एनर्जी। तो आपसे यहाँ पे कहा भी जा रहा था कि लोअर पोटेंशियल एनर्जी कब है, जब पोटेंशियल आपका क्या है, पॉजिटिवली है। तो हमारा यहाँ पे इस हिसाब से ये जो असर्शन है वो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ट्रू हो गया। एक बात खत्म हो गई। अब हम यहाँ बात करते किसकी, रीजन की। तो रीजन में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कहां से, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू रीजन लोअर पोटेंशियल। तो देखिए बच्चों आपने पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करंट के अपोजिट चलते हैं, ठीक है बच्चों। और करंट जो मूव करती है वो करती है आपकी हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेंगे बच्चों, लोअर से हायर की तरफ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे रीजन क्या हो गया, यहाँ पे इनकरेक्ट, यानी कि फॉल्स हो गया। अब देखिए असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन आपका क्या आएगा, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों आपका, सी। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। 16 क्वेश्चन पे आते हैं।
propagation of light through an optical fiber is due to the total internal reflection taking place at the core cladding interface। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये ऑप्टिकल फाइबर, कई बार आपने नाम सुना होगा, तो मैं आज आपको दिखा भी देता हूं कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। जो हमारे बच्चों वायर आते हैं, डिश के वायर होते हैं, सिग्नल के वायर होते हैं, नेट के वायर होते हैं, वो कुछ इस टाइप से आप देखते होंगे। तो ये अपने आप में क्या होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। और इन फाइबर को अगर हम अंदर से अगर इसको हम अंदर से समझे तो ये अंदर से इस टाइप से होते हैं। इनमें बच्चों यहाँ पे क्या होती है? एक कोर होता है। कोर का मतलब अंदर से जाने के रास्ता होता है इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का, और बाहर ऊपर एक क्लैडिंग लगी होती है, ऊपर और नीचे क्लैडिंग लगी होती है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर इसमें से प्रोपोगेशन मतलब चलना, लाइट अगर प्रोपोगेट करती है, लाइट चलती है किससे? ऑप्टिकल फाइबर से, तो क्या वो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण यहां से यहां तक पास हो गया? ये बिल्कुल सही है। ये लाइट बार बार टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा है इनका, अंदर यहाँ पे लाइट बार बार रिफ्लेक्ट कर रही है। किससे कर रही है? कोर क्लैडिंग इंटरफेरेंस से। तो बिल्कुल ये बात यहाँ पे सही है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या हो गया बच्चों? ट्रू हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं रीजन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ क्लैडिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज ग्रेटर देन द कोर। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसकी भी कंडीशन होती है। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मटेरियल जो क्लैडिंग का है वो ऑप्टिकल फाइबर वो ग्रेटर होना चाहिए, मतलब किससे? कोर से। तो यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन एक्चुअल में होता क्या बच्चों? यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कोर का होता है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? क्लैडिंग से। कोर का इंडेक्स ज्यादा हो क्लैडिंग से, तभी जाके वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्लैडिंग का वो ग्रेटर देन है किससे? कोर से, जबकि कोर का ज्यादा होना चाहिए। तो इस हिसाब से बच्चों यहाँ पे ये क्या हो गया? गलत हो रहा है। तो यहाँ पे जो रीजन है वो क्या हो गया आपका? फॉल्स है, और ये असर्शन है ए। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे असर्शन और रीजन के क्वेश्चन जो होते हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम आगे की तरफ पढ़ते हैं, जो कि सेक्शन बी पे आ गए हैं। और सेक्शन बी में आपके पास दो क्वेश्चन दे रखे हैं, 17 क्वेश्चन में, ए पार्ट बी पार्ट। तो पहला पूछा जा रहा है, नेम द डिवाइस विच यूटिलाइज यूनिलैटरल एक्शन ऑफ पी एन डायोड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। उस डिवाइस का नाम बताइए जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। तो आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़ भी चुके होंगे फिजिक्स, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर क्या होता है? तो चलिए हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। दो प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर वो होता है जो पूरी एसी को पूरी डीसी में कन्वर्ट करे, और हाफ रेक्टिफायर जो पूरी एसी को केवल हाफ डीसी में कन्वर्ट करे। तो उसका हमें डायग्राम भी बनाने को कहा जा रहा है कि फुल वेव का हमें क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। तो चलिए डायग्राम को भी हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बनाने के लिए हम बच्चों यहाँ पे क्या यूज करते हैं? ट्रांसफार्मर लेते हैं, और ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती है, ये एक प्राइमरी कॉइल है और ये उसकी सेकेंडरी कॉइल है। अगर हमें फुल वेव बनाना होता है तो हम दो पी एन डायोड लेते हैं, ये आपका पी एन डायोड है और ये दूसरा आपका पी एन डायोड है। और अगर हमें हाफ वेव लेना होता है तो यहाँ पे केवल सिंगल पी एन डायोड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे दोनों डायोड के जो पी क्रिस्टल्स होते हैं उसको हम सेकेंडरी कॉइल के दोनों एंड से कनेक्ट कर देते हैं, और दोनों के एन टाइप क्रिस्टल्स को हम लोड आउटपुट से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये बच्चों आपका डायग्राम समझा हुआ है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। और आपको ये भी दिखा दूं, ये आपकी कौन सा ग्राफ होता है? इनपुट, यानी कि यहाँ से जो करंट जा रही है वो आपकी एसी जा रही है। एसी जो होती है आपकी ऊपर नीचे चलती है, प्लस और माइनस में चलती है। और जब यहाँ से करंट बाहर निकलेगी आउटपुट, तो वो आपकी इस तरह से होगी, जो केवल एक ही तरफ चल रही है, प्लस पॉजिटिव में, जो कि आपकी क्या होगी? डीसी। तो इस तरह से ये रेक्टिफायर क्या काम करता है? एसी को आपका डीसी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। 18 क्वेश्चन है, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ फोटोन एंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m हैव द सेम वैल्यू। यानी वेवलेंथ की वैल्यू जो फोटोन की है और डी ब्रोगली की जो वेवलेंथ है वो दोनों सेम है।
तो आपको शो करके दिखाना है कि एनर्जी जो फोटोन की है वो 2 लैम्डा mc अपॉन h टाइम है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। c का मतलब और h का मतलब आप जानते हैं, c यहाँ पे हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और h क्या है, प्लांक कांस्टेंट। तो देखिए आपसे पहले किसके बारे में बात करी जा रही है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन की, तो हम इसी की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फोटोन की एनर्जी लिखते हैं। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है E बराबर एच सी अपॉन लेमडा, और फिर उससे हम लेमडा को निकाल लेते हैं। तो लेमडा हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे एच सी अपॉन ई। अब हम दूसरी चर्चा करेंगे किसके लिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए आपने पढ़ रखा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लेमडा बराबर एच अपॉन 2 एम के। मैंने यहाँ पे लेमडा डैश इसलिए कर दिया है क्योंकि यहाँ पे लेमडा एक ऑलरेडी आ चुका है। तो ये दोनों लैम्डा आपस में बच्चों यहाँ पे क्या इक्वल दे रखे हैं। कैसे पता चला इक्वल दे रखे हैं, देखिए ऊपर की लाइन पढ़ते हैं, वेवलेंथ लैम्डा ऑफ फोटोन, जो कि आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो जो कि आपका ये लैम्डा डैश है। तो ये दोनों पार्ट आपको क्या है, इक्वल दे रखे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा था कि दोनों की वैल्यू क्या है बच्चों, सेम है, तो इस हिसाब से ये इक्वल हो गए। अब यहाँ पे हम लैम्डा डैश की वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं और लैम्डा की वैल्यू लगा देते हैं। तो ये लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी लगा दी बच्चों, एस सी अपॉन ई। अब देखिए जो कैलकुलेशन है उसको कर दे रहे हैं, एस से एच कैंसिल हो गया, तो एस एच कैंसिल होने के बाद रिमेनिंग ई बराबर निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, सी अंडर रूट 2 एम के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बोथ साइड हमने क्या करा, स्क्वायर करा, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद हम यहाँ पे निकालना क्या है, हमें एनर्जी निकालनी है, ई का फॉर्मूला निकालना है। तो इससे हमने ई को मतलब यहाँ पे 2 ई थे तो हम एक ई को यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एक ई को इधर कर लिया हमने। उसके लिए एक रीजन है क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ चीज में कन्वर्ट करना है। ई जो कि हमारे पास क्या था, यहाँ पे एस सी अपॉन लेमडा था, तो ई की वैल्यू हमने यहाँ पे एस सी अपॉन लेमडा लगाई। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, इसको लैम्डा, देखिए यहाँ पे क्या क्या आपके पास कैलकुलेशन में हो जाता है, एक सी से सी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लैम्डा जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर बच्चों कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा एम सी, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका एच इंटू, और यहाँ पे बचा काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे जो प्रूफ मांग रहा था वो आपका यहाँ पे डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से जो एनर्जी थी फोटोन की वो कितनी हो गई आपकी, 2 लैम्डा एस सी अपॉन एम टाइम्स कितने के, काइनेटिक एनर्जी के, इलेक्ट्रॉन्स के। 19 क्वेश्चन है, अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पास थ्रू एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म इन सच वे द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस of each angle 3/4 times angle of the prism, determine the angle of deviation and the refracted index of glass prism। तो देखिए हम यहाँ पे पहले डायग्राम बना लेते हैं। आपने डायग्राम्स को अच्छे से समझ भी रखा है, ये इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म है आपका, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है कि जो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ये लाइट इससे पास हो रही है, और यहाँ पे एंगल क्या बना रही है, इंसिडेंट एंगल, और ये लाइट जब बाहर निकलेगी तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनाएगी, इमर्जेंट। तो क्वेश्चन में कहा गया था एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, इसका मतलब आई इज इक्वल टू आपको एक तो ई दे रखा है। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो ईच दीज एंगल है, यानी कि ये दोनों ई और ई, आई और ई है, वो 3/4 टाइम्स है किसके, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म आप जानते हैं ये कौन सा होता है, ए, यानी कि 3/4 ए के ये इक्वल है। चलिए फेयर कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे आई थोड़ी सी एक यहाँ पे क्या है मिस्टेक है, आर की जगह यहाँ पे बच्चों क्या है, ई है। तो आई और ई बराबर किसके हो गया, 3/4 ए के हो गया यहाँ पे। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या कर रहा है, पूछ रहा है यहाँ पे। एंगल ऑफ डेविएशन को किससे लिखते हैं, हम डेल्टा से लिखते हैं। और साथ के साथ हमसे क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछ रहा है, जिसको हम किससे लिखते हैं, म्यू से। देखिए यहाँ पे बच्चों इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो ईच एंगल कितने का होगा, इक्विलैटरल में ईच एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का। तो हिसाब से ए एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आई और ई है, ये आर
लगातार चल रहा है बच्चों, यहाँ पे ये R की जगह यहाँ पे बच्चों क्या है, E है। तो यहाँ पे इसकी जगह हमने A की जगह कितना लगाया 60, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो आपका आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब देखिए ये आप इसको नोटिस रखिएगा, ये R हर जगह गलत हो गया, ये R की जगह हमारा क्या है, E है। तो देखिए हमने प्रिज्म के लिए ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा प्लस ए बराबर कितना होता है, I प्लस ई। अब यहाँ पे हम डेल्टा निकाल लेते हैं, तो डेल्टा निकालने के लिए हमने यहाँ पे I की वैल्यू लगाई, I की वैल्यू हमारे पास 45 है, E की वैल्यू भी 45 और A हमने निकाले, A हमारे पास कितना 60। तो ये निकालेंगे तो ये आपका यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी, तो ये आपका 30 डिग्री आंसर। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा था एंगल ऑफ डेविएशन। अब सेकंड पार्ट हम देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए भी फॉर्मूला हमें पता है, म्यू बराबर कितना होता है आपका, म्यू बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू साइन ए बाई टू। यहाँ पे हम वैल्यू लगा देते हैं, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए की वैल्यू है 60 और डेल्टा हमने निकाला 30। तो यहाँ पे आई थिंक बहुत इजी है, इसको तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे। तो ये सब मिला के साइन 45 और साइन 30 और इनकी वैल्यू लगाएंगे 1/√2 अपॉन 1/2। तो कुल मिला के ये सब कैलकुलेट होके आपका बच्चों आ जाएगा म्यू की वैल्यू √2। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का भी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आपका सेक्शन बी का पार्ट है। अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 30 वोल्ट। तो देखिए आपको वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज को लिख लेते हैं, कितना दे रखा है 230 वोल्ट। ड्रॉन एन इनिशियल करंट, करंट को किससे लिखेंगे, आई। इनिशियल करंट है तो हमने आई नॉट ले लिया, और आफ्टर फ्यू सेकेंड बाद इसके बाद स्टडी करंट हो जाती है, उसको हम लिख लेते हैं आई से। व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग करंट, रूम टेम्परेचर दे रखा है आपको, तो टेम्परेचर लिख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है, और जबकि आपको रूम टेम्परेचर यानी कि इनिशियल टेम्परेचर आपको दे रखा है ये कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे आपको दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जिसको हम किससे लिखते हैं, अल्फा से। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी, और देखिए V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ होता है, तो R इज इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा V अपॉन आई। तो यहाँ पे हम इसकी जगह हमने R की जगह कितना लगा दिया V अपॉन आई, और R नॉट की जगह कितना लगा दिया V अपॉन आई नॉट। अब यहाँ पे हम बच्चों इसकी वैल्यू लगा देते हैं, तो V से V तो क्या हो गया आपका, यहाँ पे V से V तो कैंसिल हो गया, आई अपॉन आई नॉट 1 प्लस अल्फा टी, और हमने यहाँ से आई नॉट इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी, आई नॉट इधर ले गए और इसकी इधर करेंगे, तो आई नॉट बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। आई नॉट की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी है, आई नॉट की वैल्यू है 3.2 और आई की वैल्यू है 2.8। तो यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करें, थोड़ा सा मेरा माउस आज थोड़ा पेन टैबलेट सही काम नहीं कर रहा है, तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देता हूँ। इसको अगर आप उधर ले जाए तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 3.28 को 2.8 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल डेसिमल गया, और ये 4 से करेंगे 4 8 जा 7, तो आपका इधर आ जाएगा 8/7 बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस 1.7 इंटू 10 की पावर -4। इसको अभी एच डी ट्रेन देंगे, 1 उधर जाके माइनस होगा, तो 8/7 माइनस 1 बराबर 1.7 इंटू 10 की पावर -4, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/7 इंटू 10 की पावर -4, और मैं इसको अभी x मान लेता हूँ, इतने बड़े टी नॉट को। तो इसको जब इधर ले जाएंगे तो 1/7 इंटू 1.7 इंटू 10 की पावर -4 बराबर x, और 10 की पावर -4 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका 1 2 3 4 और नीचे 1.7 को जब सॉल्व करेंगे तो कुल मिला के ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है आज मेरे को करने में, मेरा पेन टैबलेट सही काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं प्रॉपर इसको नहीं करके दिखा पा रहा हूँ। तो फिलहाल ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे, तो इसके राउंड ऑफ में जो कैलकुलेशन आएगी वो 840.3 आएगी, जिसको हम राउंड ऑफ में कितना कर लेंगे 840 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे
क्या है बच्चों, यहाँ पे हमने जो है टी माइनस टी नॉट निकाला था और आपके पास टी नॉट की वैल्यू अवेलेबल थी, तो टी नॉट की वैल्यू हमने कितनी लगा दी 27, ये माइनस का उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया टेम्परेचर आपसे जो पूछा जा रहा था। 21 क्वेश्चन पे आ गए हम। तो देखिए, शो दैट द लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 4f वेयर f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। देखिए दो क्वेश्चंस हैं, तो पहले हम एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम ये ऊपर वाला पार्ट ले लेते हैं, तो ऊपर वाले पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम में यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपको गिवन है कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस बनाया और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमने ले लिया कितना x, और ये इधर जो है इमेज है, इमेज की डिस्टेंस देखिए टोटल हमने डिस्टेंस मानी है। आपको देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि शो दैट द लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और रियल इमेज, जो हमें प्रूफ करना है वो डी से रिलेटेड प्रूफ करना है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या ले ली डी। तो अगर ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x है तो इमेज की डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी d माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या होता है लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में ये डिस्टेंस क्या होती है बच्चों माइनस में लेते हैं, और v कितना हो गया हमारे पास d माइनस एक्स हो गया। और हमारे पास लेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ पे कितना 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v की वैल्यू हम लगा देते हैं d माइनस एक्स, u की लगा देते हैं माइनस एक्स लगा देते हैं, तो हमें बच्चों यहाँ पे मिल जाएगा अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे आपके, ये प्लस हो जाएंगे। और अगर हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम लेके यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये x इधर आ जाएगा d माइनस एक्स, और यहाँ पे एक्स एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे बच्चों बचेगा कितना d, और नीचे x की मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दी तो dx माइनस एक्स स्क्वायर 1/f। यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ डी इज इक्वल टू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेने के बाद हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बच्चे एक फॉर्मूला आप जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे b की जगह कितना आएगा माइनस डी आएगा, कंपेयर करेंगे तो b की जगह माइनस डी, और फिर से b की जगह माइनस डी, और 4, और a की जगह यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है 1, और c की जगह d। तो ऑल ओवर हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे बच्चों देखो खास बात क्या थी, ये रियल इमेज कह रहा था, तो ये वैल्यू रियल इमेज कब आएगी, जब ये x की वैल्यू आप रियल इमेज कब आएगी, जब ये अंडर रूट वाला जो पार्ट है, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके ये आ जाता है डी स्क्वायर माइनस 4fd। तो अगर इमेज रियल है तो इसका मतलब जो स्क्वायर रूट का पार्ट है वो भी रियल होना चाहिए, और ये रियल कब होगा जब इसकी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल जीरो से, या तो इक्वल जीरो के हो या ग्रेटर हो उससे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का होने से एक डी से डी क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना डी ग्रेटर और इक्वल 4f के। और यहीं पे देखिए आपका आंसर भी आ गया। आपसे कहा आपसे देखिए कहा पूछा क्या गया था, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गई, और उसके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई डी। तो यहाँ पे आ गया डी, ये वो क्या है लेंस से कितनी 4 होगी एटलीस्ट कह रहा है ना, तो लीस्ट का मतलब कम से कम 4 है, या तो 4f के इक्वल हो या 4f से ज्यादा हो, इससे कम नहीं हो सकती। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट मैंने वही लिखा है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका। अब ये 21 का हम दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि और वाला पार्ट था आपका यहाँ पे। एन इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज नॉर्मल एडजस्टमेंट स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ एल इज ड्रॉन ऑन द ऑब्जेक्ट लेंस। द आईपी फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ दिस लाइन हुज लेंथ इज एल। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप। देखिए टेलीस्कोप हम बना लेते हैं, टेलीस्कोप के बारे में आप जानते हैं। अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है तो उस केस में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और जो आईपी लेंस होता है उसकी बीच की डिस्टेंस कितनी होती है एफओ प्लस एफई। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा होता है तो उससे आने वाली रे पैरेलल लेते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस उसकी इमेज कहाँ बनाता है फोकस पे, और वो इमेज
जो होती है वो जो ऑब्जेक्ट का काम करती है किसके लिए, आईपीस लेंस के लिए, और उसकी फाइनल इमेज कहाँ बनाता है, इन्फिनिटी पे। तो ये एक नॉर्मल एडजस्टमेंट है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में दोनों के बीच की लेंस की फोकल लेंथ कितनी होती है, दोनों की लेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एफ ओ प्लस एफ ई के सम्स के क्या होती है, इक्वल होती है। अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में देखिए कहा गया था नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो ये मैंने समझाने के लिए बनाया है, इसकी बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको भी बनाना चाहे तो बना दीजिए, वरना इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट पे स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ एल इज ड्रॉन ऑन ऑब्जेक्टिव लेंस। देखिए जहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लाइन पे हमने एक ब्लैक लाइन रख दी, यहाँ पे ड्रॉ कर दी। तो उसके बाद वो कह रहा है कि आईपी जो उसकी इमेज कैसी बनाता है, रियल बनाता है। देखिए इमेज कहीं भी बनेगी, मैं ये नहीं मालूम रियल आगे कहीं बनेगी, तो मैंने यहीं पे लेंस पे ही वो लाइन दिखा दी जो इमेज का काम कर रही है। उसकी लेंथ भी आपको गिवन है स्मॉल एल, तो आपको निकालना है एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो देखिए जो लाइन ब्लैक लाइन आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस पे रखी हुई है वो आपका काम करेगी किसका, ऑब्जेक्ट का। और जो लाइन आपकी स्मॉल लेंथ की बन रही है वो काम करेगी किसका, इमेज का। और जहाँ पे जो लेंस है ये अपने आप में इसी जगह से हम देखते हैं, तो यहाँ से ही, यहाँ से लेके इसकी बीच की डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगी, और यहाँ से इसकी बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, आई। तो देखिए आपको गिवन क्या है, यहां से हम सब चीजें कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी आईज है। तो यहां से लेके ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, एफ ओ प्लस एफ ई, और ये इसके लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में डिस्टेंस किस में होती है बच्चों, माइनस में। और यहाँ पे अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है लेंस के लिए H2/H1, क्योंकि हमें यहाँ पे हाइट के रूप में दे रखा है कि जो इमेज की हाइट है वो कितनी है, एल है। और ये रियल इमेज है, तो रियल इमेज जो होती है वो क्या होती है, हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड होती है तो इसकी जो हाइट होती है वो इन्वर्टेड होगी, तो इसकी हाइट किस में होगी बच्चों, माइनस में। तो इसलिए यहाँ पे एल को हम किस में लेंगे, माइनस में। और ऑब्जेक्ट जो होता है ऑलवेज क्या होता है, इरेक्ट होता है, तो इसलिए इसको हम कैपिटल एल में। अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं मैग्निफिकेशन, जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आईपी लेंस के लिए कितना होता है हमारे पास, एम बराबर एफ ई अपॉन एफ ई प्लस यू। तो यहां पे हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पे जो u की वैल्यू है वो यहां पे हम इसकी वैल्यू को यहां पे लगा देते हैं। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है। और हमने क्या करा, जो m की वैल्यू हमने निकाली थी -l/m, वो भी प्लेस कर दी। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये एफ ई से एफ ई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, एफ ई, और नीचे कितना आ जाएगा आपका -FO। फिर अगेन ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये L/FE/FO आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम, अगर हमें पूछा क्या गया था, यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन पूछा गया था, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप का कितना होता है, FO/FE होता है। तो यहाँ पे उल्टा है, FE/FO है, तो उसको रेसिप्रोकल जब करेंगे, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे तो FO/FE बराबर कितना आ जाएगा, कैपिटल L/स्मॉल l। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी। तो ये आपका क्या हो गया, एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए आ गया। तो बच्चों चलिए अभी थोड़ा सा मेरे संग यहाँ पे क्या है कि मैं, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे इनकन्वीनियंट रहा मुझे ये वीडियो कराने में, क्योंकि मेरा यहाँ पे पेन टैप प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। बार बार मेरा ये इंक का जो है वो अपनी जगह से हट जा रहा है, तो मुझे थोड़ा सा इनकम्फर्टेबल रहा। तो मैं आगे के लिए, अभी सेक्शन बी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आगे के जो सेक्शन सी है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा के देता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।